हेलो क्लास 11th। इन दिस वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन पॉलीमर्स। सो जैसे कि हमने प्रीवियस पढ़ा पॉलीपेप्टाइड जो कि हमने प्रोटीन्स में पढ़ा, या पॉलीसेकेराइड जहाँ पे हमें मोनोसेकेराइड्स मिले थे, न्यूक्लिक एसिड जहाँ पे हमने न्यूक्लियोटाइड्स को पढ़ा। तो ये हमने कुछ मोनोमर्स पढ़े, और ये मोनोमर्स क्या होते थे, आपस में ज्वाइन होकर लिंक होकर बॉन्ड के थ्रू पॉलीमर्स बनाते हैं। तो ये जो मोनोमर्स हैं, ये लिंक होने के बाद उनका नेचर कैसे है और वो किस तरीके से पॉलीमर बन जाते हैं, ये हमें यहाँ पर देखना है। सो जैसे कि हमने इन केस ऑफ पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन के सेंस में देखा है, बेसिकली वहाँ पर अमीनो एसिड होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड हैं। ये अमीनो एसिड आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं। हेटेरो पॉलीमर्स भी होते हैं, अलग अलग ज्वाइन हो जाएंगे आपस में, और देन उसके बाद एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता है प्रोटीन का। तो ये जो आपस में अटैच है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक अमीनो एसिड है, ये इस अमीनो एसिड से अटैच हुआ है, तो इसके बीच में जो ये बॉन्ड होता है इसे हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है यहाँ पर फॉर्म हुआ है इन केस ऑफ अमीनो एसिड, ये फॉर्म होता है जब जो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, COOH ग्रुप लगा है, और नेक्स्ट इसके बगल में क्या आएगा, एक अमीनो ग्रुप लगा होता है, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमीनो ग्रुप से डिहाइड्रेशन की प्रोसेस हो जाती है, यानी वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है। वाटर एलिमिनेट हो जाएगा तो उसके बाद वहाँ पर एक पेप्टाइड बॉन्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। अब ये कैसे प्रोसेस होती है इसे हम अभी चेक करते हैं। सो पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर किस तरीके से बनेगा, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्ट्रक्चर बताया था अमीनो एसिड का, जहाँ पर एक क्या होता है, सेंटर में एक कार्बन है, एक यहाँ पर H मौजूद है, पहले से एक हाइड्रोक्सो ग्रुप, एक हाइड्रोइल ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होता है। आफ्टर दैट एक साइड आपको यहाँ पर NH3 दिखाई देगा, NH2 दिखाई देगा यहाँ पर, जो कि अमोनिया ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, NH2 ग्रुप लगा है। यहाँ पर क्या है, COOH लगा होता है, COOH कुछ इस तरीके से अरेंज। और यहाँ पर एक R ग्रुप है जो कि एल्काइल ग्रुप है, ये अलग अलग भी हो सकता है। इसी के सामने एक दूसरा अमीनो एसिड होगा जिसमें भी क्या है, एक कार्बन है, उसके एक साइड आपको H दिखाई देगा, एंड इस साइड आपको यहाँ पर N। मैं दोबारा से बनाती हूँ थोड़ा सा क्लियर। सो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सेंटर में कार्बन होगा, एक साइड आपको H दिखाई देगा, एक साइड यहाँ पर NH2 अटैच है, हेयर R, और यहाँ पे COOH इस तरीके से अरेंज होता है। ये एक हमने मॉलिक्यूल बना दिया, अमीनो एसिड बना दिया ये कोई भी। आफ्टर दैट बिकॉज जो क्या कौन सा अमीनो एसिड होगा, ये अल्काइल ग्रुप R के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो सकता है, एक दूसरा अमीनो एसिड आएगा जिसपे यहाँ पर H2N NH2 है, या फिर H2N लिखे, नो प्रॉब्लम विद दिस, कार्बन, और इसके साथ यहाँ पर H COOH एंड हेयर R। तो इस तरीके से क्या है कि दो अमीनो एसिड हैं, ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड, ये दोनों अमीनो एसिड एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आएंगे। जैसे ही क्लोज आते हैं तो यहाँ पर अगर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जो H2O आपको यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि वाटर एलिमिनेट होना है। सो वाटर एलिमिनेट होगा यहाँ पर, कैसे एलिमिनेट होगा वो, सो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से H2, ये नाइट्रोजन के साथ आपको H2 दिखाई दे रहा है, और ये यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में लगा हुआ O आपस में एक साथ रिएक्शन करके H2O का फॉर्मेशन करते हैं, एंड H2O इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। जैसे ही H2O एलिमिनेट हो जाएगा, एक डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होगी जिसके थ्रू यहाँ पर भी एक बॉन्ड खाली हो जाता है, यहाँ पर भी एक बॉन्ड खाली है, और वो आपस में एक न्यू बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे कि हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। सो आपने यहाँ पर देखा कि इन केस ऑफ प्रोटीन्स जो अमीनो एसिड है वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं, जब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक दूसरे अमीनो ग्रुप जिसके बगल में नेक्स्ट में लगा हुआ है उनसे एक वाटर एलिमिनेट हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, और इसी के थ्रू यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। जिस तरीके से अभी मैंने आपको यहाँ प्रोटीन के केस में दिखाया, वैसे ही पॉलीसेकेराइड्स के केस में होता है, जहाँ पर जो मोनो सेकेराइड्स मौजूद हैं वो आपस में बाय द प्रोसेस, जो आपस में भी डिहाइड्रेशन की प्रोसेस के थ्रू ही वहाँ पर भी डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है। एक H2O का मॉलिक्यूल वहाँ से रिलीज हो जाता है, और H2O के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाने के बाद जो बॉन्ड बनते हैं वो आपस में अटैच हो जाते हैं, और एक ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड यहाँ पर अटैच होता है। ये जो बॉन्ड है यहाँ पर, ये दो
नेक्स्ट एक दूसरे के साथ लगे हुए कार्बन, मतलब एक ये कार्बन और इसके साथ जो बगल वाला कार्बन है, इन्हीं के बीच में H2O क्या होगा, रिलीज हो जाता है और उसके बाद इस तरीके से बॉन्ड यहाँ पर जनरेट हो जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस बॉक्स यहाँ पर बॉन्ड यहाँ पर बनते हैं। अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की, तो इन केस ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो फॉस्फेट है वो एक्चुअली मेजॉरिटी में फॉस्फेट ही ऐसा है जो 3' कार्बन है या फिर 3 कार्बन होता है, 3' कार्बन है, उसको उस वाले शुगर को जो 5' वाला न्यूक्लिक एसिड है उसके द्वारा अटैच करके रखता है। फॉर एन एग्जांपल कि ये यहाँ पर एक पेंटोज शुगर है और यहाँ पर क्या है, एक दूसरी पेंटोज शुगर है। तो ये पेंटोज शुगर को यहाँ पर, ये इस कार्बन का क्या है, थर्ड है। अगर यहाँ 1 2 3 तो थर्ड नंबर यहाँ पर है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 3' वाला जो कार्बन है और 5' वाला जो कार्बन होता है उसके बीच में एक पेप्टाइड होता है, फॉस्फोरस पाया जाता है और ये इन दोनों को क्या करता है, आपस में अटैच करके रखता है और दो जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनको आपस में ये अटैच करके रखता है। ऑल्सो जब ये फॉस्फेट बॉन्ड बन रहे होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, इन दिस केस जो यहाँ पर पेंटोज शुगर आपको दिखाई दे रही है, इस पेंटोज शुगर में जब फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है तो एक यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनता है, एक ये फॉस्फेट बॉन्ड बनता है बिटवीन द फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बिकॉज यहाँ पे पहले से क्या लगा होता है, OH लगा होता है और OH और जो फॉस्फेट आएगा तो उसके बीच में क्या होती है, बॉन्ड बनते हैं। तो वहाँ पर जो न्यू बॉन्ड होता है उसे हम एस्टर बोलते हैं। एस्टरिफिकेशन की प्रोसेस होगी, एक प्रोसेस यहाँ पर होती है और एक इसी तरह यहाँ पर भी जो OH ग्रुप लगा होता है उसके साथ यहाँ पर जब P बॉन्ड अटैच होता है तो यहाँ पर भी एस्टरिफिकेशन की प्रोसेस हो जाती है, एस्टर्स बनते हैं। तो ये जो प्रोसेस हो इसे हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, उसमें जब P या फॉस्फोरस आके अटैच होता है तो एस्टर बॉन्ड बनते हैं और इसकी वजह से इसे फॉस्फोडाइएस्टर बोला जाता है, बिकॉज फॉस्फेट आके अटैच हो रहा है और एस्टर बन रहे हैं। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनते हैं इन केस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कहाँ पर एग्जिबिट होता है, कहाँ पर वो पाया जाता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा वैरायटी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स मौजूद है जहाँ पर हमने न्यूक्लिक एसिड को देखा है। एक अगर हम इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर देखें सो इन केस ऑफ डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, जो कि फेमस वॉटसन क्रिक मॉडल बताया गया है, इस मॉडल में जो डीएनए को डबल स्टैंडर्ड बताया गया है कि डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की तरह होता है कुछ इस तरीके से। तो ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है इसमें जो ये दो बॉन्ड्स आपको, ये दो स्ट्रैंड जो दिखाई दे रही है, ये स्ट्रैंड एक्चुअली पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के ही बॉन्ड है। दैट मीन्स इस तरीके से एक पेंटोज शुगर होगी, इस पेंटोज शुगर से यहाँ पर क्या है, एक आपको यहाँ पर क्या होगा, एक एडेनिन ग्वानिन थायमिन कोई भी नाइट्रोजन बेस लगा हो सकता है और यहाँ पर क्या होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। ये फॉस्फेट ग्रुप दूसरे पेंटोज शुगर से अटैच होगा, इस तरीके से पेंटोज शुगर से अटैच है और यहाँ पर उसके बाद एक न्यूक्लिक एसिड अटैच है कोई भी। तो इस तरीके से क्या होता है कि दो पेंटोज शुगर को एक फॉस्फेट अटैच करके रखता है और इस तरीके से एक सीरीज बनती जाती है। और यहीं पे हमें यहाँ पर जो ये आपको स्टैंड दिखाई दे रहा है, इस स्टैंड में यही फॉस्फेट शुगर होती है, पेंटोज शुगर होती है, जो कि एक एक न्यूक्लियस में क्या होती है, अटैच होती है, जुड़ी हुई रहती है और इस तरीके से क्या बनता है, बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर, टू स्टैंड लाइक स्ट्रक्चर बनती है। स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे को, एक अगर इस तरफ बढ़ रहा है तो ये दूसरा इस तरीके से बढ़ रहे होते हैं। एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में ये वर्क करते हैं। जो बैकबोन है, मेन बैकबोन इन द सेंस जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर कम्प्लीटली फॉर्म हो पाता है, वो क्या है, शुगर एंड फॉस्फेट। शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो पेंटोज शुगर है और जो फॉस्फेट है उसके बीच में जो लिंकेज है, जो एक लिंक है, उसी लिंक की वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर बन पाता है। और ऑल्सो जो नाइट्रोजन बेसेस है वो वहाँ पर परपेंडिकुलर एक बोन को फ्रेम दे रहे होते हैं, जैसे भी मैं आपको स्ट्रक्चर पर दिखाऊंगी वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि मेन तो अटैचमेंट शुगर और फॉस्फेट के बीच में हो रहा है और उन दोनों को बेस प्रोवाइड करने का एक फेस दिखाने का मतलब एक प्रॉपर तरीके से वो अटैच हो जाए, इसके लिए वहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस लगे हुए होते हैं। जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं, पहले तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि एक डीएनए कैसा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसमें, और कैसे होता है, इनका जो पोजीशन है वो अपोजिट होता है एक दूसरे से। ये कैसा है, 3' to 5' है, ये यहाँ पर जो इस तरीके से ये आपको दिख रहा है और ये अगर आप देखें तो 5' से 3' की तरफ आपको दिखाई देता है। डायग्राम ऑफ डीएनए है, इसको आप और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इन क्लास 12, जिसमें प्रॉपर बताया गया है कि किस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, लेकिन अभी आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ऑल्सो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें ये एक क्या है, ये एक पेंटोज शुगर है, ठीक है, ये पेंटोज शुगर लगी, उसके साथ आपको ये ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। तो पेंटोज शुगर के एक साइड आपको क्या दिखाई देगा, नाइट्रोजन बेसेस। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो जो 3rd नंबर वाला कार्बन है वो
फॉस्फेट बॉन्ड बनाता है। ये फॉस्फेट बॉन्ड है, फॉस्फेट के साथ अटैच हुआ है। यहाँ पर ऑक्सी हाइड्रोक्सी ग्रुप जो अटैच है, यहाँ पे ओ आपको दिखाई दे रहा है, एच पहले से है, तो एक हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पर अटैच है। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप, जैसे कि अभी प्रीवियस आपने पढ़ा कि हाइड्रोक्सी ग्रुप फॉस्फेट के साथ बनाता है बॉन्ड, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ईस्टर बॉन्ड बनते हैं। और यहाँ पर भी क्या है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप, ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये फॉस्फेट के साथ भी लिंक हुआ है, तो ये भी एक ईस्टर बॉन्ड है, ये भी ईस्टर एक बॉन्ड, जो डाइस्टर बॉन्ड से बोलते जाते हैं। तो इस तरीके से ये एक न्यूक्लिक एसिड दूसरे न्यूक्लिक एसिड से अटैच होता हुआ दिखाई देता है। ऑल्सो जो यहाँ पे स्टैंड देख रहे हैं आपको ए एन जी, यहाँ पर जो अपोजिट नाइट्रोजन बेसिस दिखा, जैसे यहाँ पे थायमिन है, यहाँ पर गुआनिन है, तो ये आपको जो नाइट्रोजन बेसिस दिखा दे रहे हैं। हमेशा आपको नाइट्रोजन बेसिस के टाइम में ये बात याद रखनी है कि नाइट्रोजन बेस के सामने जो नाइट्रोजन बेस होगा वो जस्ट अपोजिट होगा। उसका अपोजिट कैसे होता है, ए के सामने ऑलवेज आपको टी दिखाई देगा और जी के सामने ऑलवेज आपको सी दिखाई देगा। दैट मीन्स अगर हम नाइट्रोजन बेसिस की बात करें तो हमेशा अगर आपको वहाँ पे एडेनिन लिखा है तो एडेनिन के आगे थायमिन होगा, थायमिन है तो थायमिन के आगे एडेनिन होगा। अगर गुआनिन है तो गुआनिन के आगे साइटोसिन होगा, और साइटोसिन है तो उसके आगे ऑलवेज गुआनिन होगा। ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। एडेनिन एंड थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एंड गुआनिन एंड साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई देंगे। जैसे कि अभी प्रीवियस जो स्ट्रक्चर अभी आपने यहाँ पर देखा, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर थायमिन और एडेनिन के बीच में डबल 2 लाइन स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, एक डॉटेड लाइन एंड नेक्स्ट एक डॉटेड लाइन, डबल बॉन्ड है यहाँ पर। और अगर आप गुआनिन और साइटोसिन को देखेंगे तो यहाँ पे 3 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है बिटवीन ए गुआनिन एंड साइटोसिन। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, आपको आगे इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर वर्क करना है। सो यहाँ पर जैसे बताया गया कि दो स्ट्रैंड है, उनमें जो नाइट्रोजन बेसिस है वो अपोजिट सेंस में होते हैं। अगर एडेनिन है तो वहाँ पे थायमिन होगा, थायमिन है तो एडेनिन होगा, गुआनिन है तो साइटोसिन होगा, साइटोसिन है तो गुआनिन होगा। इस तरीके से वो आपस में अरेंज होते हैं। और वहीं अगर हम बॉन्ड्स की बात करें तो एडेनिन एंड थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पर होते हैं। जो स्टैंड है वो कैसे दिखता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे अभी आपने ये देखा, इस तरीके से हेलिकल अपीयरेंस यहाँ पे मौजूद है। और ईच स्टेप यानी दैट मीन्स जो यहाँ पे जो स्टेप है या फिर जो ये बॉन्ड है, यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पे पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेसिस है, पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेसिस इस तरीके से अरेंज होते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर मौजूद है, और इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर एडेनिन, तो यहाँ पर थायमिन, यहाँ पे गुआनिन, तो यहाँ साइटोसिन, यहाँ थायमिन, तो यहाँ पे एडेनिन। इस तरीके से जो नाइट्रोजन बेसिस है वो आपस में अटैच होते रहते हैं। अब और अगर आप डायग्राम को देखें तो ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि ये एक नाइट्रोजन बेस, एक नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस बढ़ता जा रहा है, और ये इस तरीके से यहाँ पर बॉन्ड आपस में जुड़ते हुए जा रहे हैं। तो यही आपको इस तरीके से दिखाई देता है, एक ये हेलिक्स स्ट्रक्चर और एक ये हेलिक्स स्ट्रक्चर, जहाँ पर ये दो, एक नाइट्रोजन बेस और ये आपस में बॉन्ड्स के थ्रू अटैच, इसी तरीके से स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। आफ्टर दैट जो ये हेलिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या होते हैं, ये जो टर्न है, यानी कि आपको ये एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, फिर ये क्रिएट अगेन, जिस तरीके से आप यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बना रहे हो तो ये आपको एक टर्न दिखाई दे रहा है। ये पहले इस तरीके से था, फिर एक टर्न हो गया, फिर टर्न हो गया। तो जो टर्न है वहाँ पर जो रोटेशन होता है, ये 36 डिग्री का रोटेशन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। एक जो प्रॉपर स्टैंड है आपको यहाँ पर, ये जो एक प्रॉपर स्टैंड दिखाई दे रहा है, जैसे ये वाले स्टैंड, ये हम ये लेते हैं, बड़े वाले स्टैंड को हम लेते हैं, ये वाला जो स्टैंड है इसके बीच में 10 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। आप ये मत सोचिए थोड़ा सा बड़ा बन गया वो छोटा सा बन गया तो इसमें ज़्यादा होंगे उसमें कम, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जो एक स्टैंड है आपको यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो एक हेलिक्स दिखाई दे रहा है, इसके अंदर 10 नाइट्रोजन बेसिस लगे हुए होते हैं। सो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊपर बना देती हूँ। तो ये इस तरीके से 10 नाइट्रोजन बेसिस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और इनकी जो पिच है, दैट मीन्स जो ये 10 है 1 से यहाँ तक इनके जो बीच का डिस्टेंस होता है वो प्रॉपर, मतलब एक जो सेट है पूरा उसके बीच उसकी डिस्टेंस कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और 2 नाइट्रोजन बेसिस के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। सो अभी मैंने आपको क्या बताया कि 3.4 एंगस्ट्रॉम इनके बीच का डिस्टेंस है हर नाइट्रोजन बेस की, मतलब इसके
और इसके बीच की डिस्टेंस कितना है 3.4, और इसके बीच का भी डिस्टेंस कितना है 3.4 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम बहुत छोटी वैल्यू होती है। आफ्टर दैट अगर मैंने कितने बताए, एक सेट में कितने आएंगे 10, तो अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 34 एंगस्ट्रॉम वैल्यू मिलेगी, जो कि टोटल वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की। और ये एंगस्ट्रॉम के सेंस में दिया जाता है, कभी कभी इसे नैनोमीटर में या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके भी लिखा जाता है, तो आप वैल्यूज़ को ध्यान रखिए। बस यहाँ पे जो वैल्यू है वो एंगस्ट्रॉम के सेंस में दी गई है, जो कि बहुत एक छोटी वैल्यू होती है। तो इस तरीके से आपको बताया गया कि एक जो प्रॉपर हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो उसका जो डिस्टेंस है वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है, और जो दो कंटिन्यूएशन में लगे हुए नाइट्रोजन बेसेस है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम का होता है। ऑल्सो जो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन किया गया है उसे हम डीएनए का उसे एक साइलेंट फीचर्स बोलते हैं। बी डीएनए वर्ड जाता है, एक साइलेंट स्ट्रक्चर है। अभी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हायर क्लासेस में पढ़नी है, और जो भी स्ट्रक्चर है जिसका नाम है यूनिक फीचर्स जो है वो सब आपको हायर क्लासेस में बेसिकली क्लास 10 12th में आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे।